प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट, सो वी वर ऑन पेज नंबर 126। तो हमने लास्ट इसमें ये समझा कि ब्रह्म कर्म समाधि, जो समाधि की अवस्था है, इस अवस्था तक हम कैसे पहुंच सकते, इसके बारे में हमने हर लेवल पे बात की कि कैसे सौम्य शब्द यूज करना है, धीमे से बोलना है। हर चीज को, जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, हमारा बोलना, हमारा सोचना, हमारा करना, हमारी जो भी कुछ चीजें है ना, उसमें से हम ऑल द टाइम खुद को व्यक्त करते होते हैं। तो ये जो एक्सप्रेसिंग है, ये जो व्यक्त करना है, वी हैव टू डू इट वेरी वेरी कॉन्शियसली बिकॉज इट रिवील्स हु वी आर। ऑलराइट, हमारा एक्सप्रेशन यानी एक टॉर्च है, जब वो ऑन हो जाता है ना, सब दिख जाता है, हम जैसे भी है, जो भी है। राइट, सो दिस वाज द पॉइंट एट विच वी हैड स्टॉप्ड। So now let us look at three terms before proceeding. तीन शब्द है, ये तीन शब्दों को हम देखेंगे आगे बढ़ने से पहले। वन इज द टर्म ज्ञान। अब ज्ञान जो शब्द है, ये शब्द को अच्छी तरह समझ लेते हैं। हाँ, विजया, उज्ज्वला, रश्मि, हो सके जब कंफर्टेबल हो तब प्लीज वीडियो ऑन कर देना। So one term is jnana. One comes across this word right from the first chapter to the last. In most of the translations, the word jnana has been translated as knowledge. But it seems to me that the meaning remains incomplete. In English, for example, knowledge can be verbal, intellectual, theoretical, or academic, and it is also used for understanding, which is qualitatively different from knowing. ऑलराइट, तो अब देखो, ज्ञान ये शब्द को अगर हम देखेंगे, इंग्लिश में ज्ञान को हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हैं नॉलेज, लेकिन ये ये उस शब्द का पूर्ण अर्थ नहीं है। दिस इज नॉट द कंप्लीट मीनिंग। ओके, ज्ञान डजंट मीन ओनली नॉलेज। और जो इफ देर इज नॉलेज, तो नॉलेज शब्दों से हो सकता है, वर्बल या माइंड से हो सकता है, इंटेलेक्चुअल या थियोरेटिकल हो सकता है, या एकेडमिक हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ज्ञान अलग, और ज्ञान में से आने वाला अंडरस्टैंडिंग, ये अलग बात बनती है, क्योंकि दोनों की क्वालिटी अलग है। नॉलेज की क्वालिटी अलग है, अंडरस्टैंडिंग की क्वालिटी अलग है। इंटरेस्टिंगली इनफ, द वर्ड ज्ञान implies knowing and understanding blended into one. तो ज्ञान जो शब्द है, ये संस्कृत शब्द है जो पहले अध्याय से लेके आखिरी अध्याय तक बहुत बार रिपीट किया जाता है। इसका मतलब होता है जानना और समझना। Knowing and understanding both together is called as jnana. As jnana yoga cannot be called the yoga of knowledge. Okay, so Jnana Yoga cannot be called the yoga of knowledge unless you qualify the term knowledge by the term understanding. ज्ञान योग यानी सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना नहीं, लेकिन उसको आत्मसात करना, उसको अंडरस्टैंड भी करना, तब जाके ज्ञान का मतलब होता है। देखो, वर्ड्स कंटेन देयर मीनिंग एज अ फ्रूट और वेजिटेबल्स कंटेन द सब्सटेंस विद इन देयर स्किन। जैसे किसी फल का ऊपर का जो छीला होता है, तो वो जो छिलका है वो ऊपर से अलग, लेकिन उसका अंदर जो गर है, उसका जो पल्प है, दैट इज द रियल एसेंस ऑफ द फ्रूट। सिमिलरली, शब्द को अगर अर्थ नहीं है तो वो खाली शब्द बनते हैं। एवरी वर्ड हैज टू हैव अ मीनिंग। कोई भी शब्द को अर्थ के बगैर अर्थ नहीं। देयर इज नो पॉइंट टू इट। यू हैव टू पील द फ्रूट। और इसलिए हाँ, ममता। इसलिए संस्कृत को रिच लैंग्वेज बोलते हैं ना मैम।
हाँ, संस्कृत का हर एक शब्द उसका मीनिंग से ही बना हुआ। बना हुआ अभी है। तैलम, तैल का नाम आया, वो तिल से आया हुआ है। आया, ऐसे मतलब हर एक शब्द के पीछे कुछ न कुछ उसका उसको मीनिंग है ही रूट है, है। मीनिंग है। या और एक शब्द में से कम 7 मीनिंगफुल वर्ड्स यस, यस, मीनिंग्स आगे निकलते हैं। वो भी बात है। इंटरेस्टिंगली संस्कृत से भी पुरानी लैंग्वेज है तमिल, तमिल। है ना। इट्स वन ऑफ द यस, ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस। यस, और जो पुराना तमिल जो है लैंग्वेज, वो अभी के तमिल से आसमान जमीन का फर्क है। जैसे विमला जी कहती है कि ओल्ड संस्कृत और न्यू संस्कृत, इसमें भी यस, बहुत फर्क है। ओल्ड यस। वैसे संस्कृत, कन्नड़ में भी हले कन्नड़, होसा कन्नड़ बोलते, मतलब अच्छा, पुराना कन्नड़ कन्नड़ और और अभी का कन्नड़। अभी का। अभी ऐसा हो रहा है कि पुराना संस्कृत, पुराना तमिल, पुराना कन्नड़ समझने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। So that is one disadvantage, because if we cannot read that or understand that, then there is going to be a whole lot of knowledge books which are going to never not going to be interpreted. It's very difficult. But this is the case all over the world. Uh, uh, but that's the way it is anyway. So you have to peel the fruit or the vegetable in order to receive and assimilate the essence of the fruit or the vegetable. अगर तुमको फल या वो सब्जी खानी है, तो उसका छिलका निकालना होगा। छिलका निकाले बगैर, वैसे ही शब्द का अर्थ निकालना होगा। अर्थ निकाले बगैर तुमको उसका उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। In the same way, you have to peel the words, peel them of their traditional associations, their sectarian and dogmatic interpretation, take them back to their source, their root, look at their history and development, so that one can touch the original meaning from which the word was intended, formed or coined. अब ये वाला जो बात है ना, ये बहुत यहाँ पे बड़ी बात हो रही है। क्या होता है, किसी शब्द का अर्थ एक कोई गुरुजन दे देते हैं, और फिर वही अर्थ पकड़ के सब लोग आगे चलते रहते हैं। लेकिन अगर उपनिषदिक ज्ञान है, भगवत गीता का जो ज्ञान है, अगर इन श्लोकों को, इन सूत्रों को, पतंजलि के योग सूत्र भी है, अगर हम इन शब्दों को जानना चाहते हैं, उनका अर्थ खुद से समझना चाहते हैं, तो किसी और ने लगाया हुआ अर्थ जो है ना, इससे हमें हटना होगा। हमें खुद उस शब्द का अभ्यास करना होगा, उसके मूल तक जाना होगा। ओरिजिनली वो क्या कहना चाहते थे, ये हमको देखना होगा। उस पर चिंतन मनन करना होगा, और उसका हमारे लिए जो मोस्ट सेंसेबल जो लगता है, वो हमें मतलब लेना होगा। So this I have seen in when the only sutras I've really studied are Patanjali Yoga Sutra. I was following 4 to 5 interpretations at the same time when I was trying to understand each sutra. Since मुझे संस्कृत नहीं आता, because I don't know Sanskrit, I had to depend on the interpretations of right from Vyasa Bhashya to से लेके to BKS Iyengar तक. I had to depend on so many other scholars, who have studied them. And I realized that many words are interpreted differently by all of them. तो वो जो भी मैं 4 5 6 जन का जो भी मैं फॉलो करती थी, सब लोग ने अपना अपना अलग अर्थ लगाया। और जब मतलब बदल जाता है, तो वो पूरे श्लोक का अर्थ ही बदल जाता है। अब कोई कोई लोगों ने प्रैक्टिकल व्यू लगाया था, लिटरल व्यू लगाया था, लिटरल मीनिंग लगाया था। और कोई कोई ने उसमें से स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, शब्दार्थ गुढ़ार्थ जैसे कहते हैं, एसेंस क्या है, एक्चुअली जो ऋषि है वो क्या कहना चाहते हैं, राइट। सो व्हाट इज, फिर उसको रेफरेंस लेना पड़ता है कि देखो आगे के श्लोक में ये बोला था ना, तो अब इस श्लोक में वो श्लोक को आगे कंटिन्यूटी, मीनिंग में कंटिन्यूटी कैसे हो रही है, ये सब करना है। ठीक है। Whenever we translate the word jnana by the word knowledge,
डू प्लीज इंक्लूड साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग अलोंग विथ नोइंग। तो जब जब आप ज्ञान ये शब्द सुनो तब समझ लेना कि ज्ञान यानी नॉलेज भी और उसका मीनिंग भी या उसका अंडरस्टैंडिंग भी, ये दोनों आनी चाहिए। इन संस्कृत देर इज ओनली वन रूट फॉर नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो संस्कृत में ज्ञान यानी शब्द ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करना और समझना, दोनों मिला के ज्ञान ये शब्द बनता है। अब ये हो गया पहला वर्ड विच वॉज ज्ञान। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड टर्म विच इज कर्म, विच इज ट्रांसलेटेड बाय द वर्ड एक्शन। अब कर्म को हम लोग डायरेक्ट ट्रांसलेशन एक्शन में कर देते हैं। इट इज इजी टू डिस्क्रिमिनेट एक्शन फ्रॉम एक्टिविटी। अब एक्शन अलग और एक्टिविटी अलग, सही बात है कि नहीं? ये क्रिया अलग कर्म अलग, ये दोनों। बट वी हैव ऑल्सो टू प्रोब अ लिटिल डीपर एंड सी दैट एनी मूवमेंट which is the result of inner division, compartmentalization or fragmentation is not called karma in the Vedic literature। अगर हम क्रिया कर रहे हैं तो जो ऑटोमेटिक होता है ना, जो भी एक्शन हम ऑटोमेटिक करते हैं जहाँ पे ध्यान नहीं होता, उसको क्रिया कहते हैं। लेकिन संस्कृत कर्म, वैदिक कालीन अर्थ कर्म, इस शब्द का अर्थ जो है जहाँ पे तुम्हारा 100% कॉन्शियसनेस, 100% प्रेजेंस, 100% अटेंशन है, तब ही वो कर्म बनता है। तो अगर हम खाना खा रहे हैं और हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं, हम किताब देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं, और हमारा जो खा रहे हैं या बातें कर रहे हैं और जो खा रहे हैं जो पेट में जा रहा है उसकी तरफ हमारा बिल्कुल अगर ध्यान नहीं है, तो हमने कर्म नहीं किया, हमने क्रिया की, खाने की एक्टिविटी की, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। ऑलराइट, बिकॉज हमारा ध्यान ही नहीं था। सो 100% ध्यान होना तो ही कर्म बनता है। दैट विच फ्लोज फ्रॉम द होलनेस, द फुलनेस ऑफ द बीइंग इज कॉल्ड एज कर्मा। कण कण तुम्हारा उस चीज में लगा हुआ है, सारा ध्यान, शरीर, मन, सब कुछ उस चीज में लगा हुआ है, तब जाके कर्म बनता है। इफ इट इज बोर्न ऑफ इनर डिविजन, ये दोबारा वो रिपीट कर रही है, फ्रैगमेंटेशन, डिविजन। इनर डिविजन का मतलब क्या होता है? कैन समवन टेल मी? इफ इट इज बोर्न ऑफ इनर डिविजन, कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्रैगमेंटेशन, इट इज कॉल्ड एज क्रिया एंड नॉट कर्म। ये इनर डिविजन यानी वो क्या कहना चाहती है? व्हाट इज शी इज ट्राइंग टू से? एनीबॉडी? या आपले वेगळे सेन्सेशन असतात ना, ते सगळे एकत्र येऊन क्रिया करतात असं मला वाटतं. कसले सेन्सेशन? मला क्रिया आणि कर्म मधला फरक सांगताय तिकडे ते, की आपलं हा. 100% लक्ष नसेल, अवेअरनेस द्वंद्व असेल तर नाही 100% आपलं जर लक्ष नसेल तर ती क्रिया Awareness. होते, आणि 100% लक्ष असेल, अवेअरनेस असेल, कॉन्शियसनेस कर्म असेल, तर ते कर्म. कर्म बनतं. आणि मग ती पुढे म्हणते की इफ देर इज इनर डिव्हिजन, आपली कुठलीही क्रिया जी आहे ती आतून विभाजनीय असेल, इनर डिव्हिजन, फ्रॅगमेंटेशन असेल, तर ती क्रिया आहे, कर्म नाही. तर म्हणजे इतर हे करू की ते करू किंवा नाही, नाही, म्हणजे द्वंद्व नाही, द्वंद्व नाही. नाही. मला वाटलंच की हा कदाचित ग्रास नाही होणार. इनर डिव्हिजन म्हणजे शरीर काहीतरी करतंय, मन दुसरीकडे आहे. मैं आत्ताच बोलले ना, हम लोग खाना खा रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं है, तो ये क्रिया हुई, कर्म नहीं। इनर डिविजन यानी मन कहीं और है, शरीर कुछ और कर रहा है, भावनाएं कहीं और है, और बुद्धि और चौथी जगह पे है। Awareness. यू आर नॉट देयर 100%, यू आर डिवाइडेड फ्रॉम विद इन। अंदर से विभाजन है तुम्हारा। क्या विभाजन है? तुम्हारा मन, बुद्धि, शरीर, भावनाएं, इनमें विभाजन है। तो तुम खाना खा रहे हो पर ध्यान नहीं है, तुम डांस कर रहे हो पर मन तो तुम्हारा कहीं और है, तुम मूवी देखने गए हो लेकिन तुम्हारा मन तो घर पे है, सारा ध्यान, सॉरी, ध्यान लगा हुआ है घर पे।
तो ये हो गया डिविजन, इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन और डिविजन। ठीक है। सो द वर्ड कर्मा शुड बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एज एक्शन, क्वालिफाइड एज एक्शन व्हेन फ्लोइंग फ्रॉम होलनेस और फुलनेस। अगर पूर्णत्व से, पूरे अवेयरनेस, पूरा अटेंशन, पूरे कॉन्शियसनेस से अगर कुछ कर रहे हो तो वो कर्म बनेगा। Actions of a schizophrenic person suffering from a crystallized split resulting in perverse activities, those actions cannot be called karma. कितना डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे यूज कर रही है, देखो। एक्शन ऑफ अ स्किजोफ्रेनिक पर्सन, स्किजोफ्रेनिया यानी मानसिक बीमारी है। ये व्यक्ति जो होता है वो, उसको भूत दिखते हैं, उसको हेलुसिनेशंस होते हैं, डेल्यूजन्स होते हैं, इल्यूजन्स होते हैं। तो ये व्यक्ति अंदर से बिखरा हुआ है, वो किसी भी चीज का अर्थ नहीं लगा पाता। जो नहीं है वो उसको लगता है कि है, जो है उसको वो पहचानता नहीं है। तो इस तरह से स्किजोफ्रेनिक पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ क्रिस्टलाइज स्प्लिट, अंदर से वो बिखरा हुआ है और उसका हर बिखरा हुआ टुकड़ा क्रिस्टलाइज हो गया है, यानी पक्का हो गया है, और सब एक दूसरे से द्वंद्व कर रहे हैं। स्प्लिट रिजल्टिंग इन परवर्स एक्टिविटी। तो उसको लगता है कि जैसे हमने अरिहंत में जो लोग आए हैं, पेशेंट को देखा होगा, वो पेशेंट को लगता है इधर कुछ तो भी है, या तो कोई स्पाइडर है या तो कुछ तो है, तो वो हाथ मारते रहते हैं जब तक कि कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर से मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये एक दूसरे से बिखरे हुए हैं, एक दूसरे से छूटे हुए हैं। एंड दोज एक्शंस कैन नॉट बी कॉल्ड कर्म। तो ये लोग जो भी करेंगे, जब वो उन अंदर से बिखरे हुए, टूटे हुए हैं, और तब वो जो करते हैं उसको कर्म नहीं कह सकते। सच अ पर्सन में बी एक्टिव 24 hours a day। ऐसे लोग होते हैं ना स्किज़ोफ्रेनिक, इतने हाइपर होते हैं कि इनको नींद की गोली, नींद के इंजेक्शन के दिए बगैर ये आराम नहीं करते। तो 24 घंटा ये करते रहेंगे कोई ना कोई, yet no movement of the inner perversion or inner split can be called as karma or action। दिन भर गोंधळ घालतो म्हणतो ना आपण, तो ये दिन भर करते रहेंगे कुछ कुछ, लेकिन इसको कर्म हम नहीं कह सकते। दीज आर टेक्निकल वर्ड्स, ज्ञान, कर्म, ज्ञान योग, कर्म योग, ये जो है ना, ये टेक्निकल वर्ड्स है और इनको ठीक से समझना जरूरी है। We are dealing with the science of life and the living, so one has to be careful if one really wants to study the गीता। हम जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जीना किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज लिविंग, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इनका जो विज्ञान है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त हर शब्द को हमने बड़ी समझदारी से, उसके गुढ़ार्थ के साथ समझने की कोशिश करनी होगी। ओके, सो ये हो गया दूसरा टर्म। द थर्ड टर्म इज शास्त्र, ट्रांसलेटेड बाय द वर्ड साइंस। अब शास्त्र को हम साइंस कहते हैं, खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, राइट। तो आई एम सो सॉरी। तो ये जो शास्त्र शब्द है, हम डायरेक्टली इसको साइंस कह देते हैं। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस योग शास्त्र, तंत्र शास्त्र। द वर्ड implies organized and systematized elucidation of fundamental principles। अब जैसे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स कोई तत्वों पे आधारित विषय है, और वो तत्वों के आधार पे पूरा इकोनॉमिक्स का जो गणित है, जो उसका स्ट्रक्चर है, ये वो तत्वों के आधार पे खड़ा है। वैसे ही योग शास्त्र ले लो, स्पिरिचुअल साइड में योग शास्त्र या तंत्र शास्त्र अगर आप लोगे, तो अगर हम उसको साइंस कहते हैं, तो कोई भी साइंस जो होता है ये थियरी पे खड़ा होता है। कोई बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं और वो प्रिंसिपल्स पे वो पूरा साइंस
खड़ा किया हुआ होता है. सो दैट इज वन पार्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड शास्त्र. तो इस तरह से स्ट्रक्चर में या सिस्टमैटिक नॉलेज या ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ये तो शास्त्र का भाग बनता ही है, लेकिन सिर्फ उतना यानी शास्त्र नहीं होता. द सेकेंड पार्ट इज guidelines for the implementation of those principles in daily living. उसका बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा भाग ये है, शास्त्र में आपको थियोरी समझाएंगे, तत्व समझाएंगे, और इस तत्व के बाद प्रैक्टिकली रोज की जिंदगी में ये कैसे अप्लाई करना चाहिए ये भी सिखाएंगे. तब जाके वो शास्त्र, ये शब्द पूर्ण होता है. जैसे ज्ञान में शाब्दिक ज्ञान, शब्द ज्ञान और उसका अर्थ मिला के ज्ञान ये शब्द बनता है, वैसे ही शास्त्र तत्व अधिक एप्लीकेशन, तत्व और वो रोज अप्लाई कैसे किया. आई गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्यभ्याम तन्निरोधा. अगर आपको मन को योगश्चित्त वृत्ति निरोध जो उन्होंने बोला है, चित्त में आपको विरोध वृत्तियों का कंट्रोल करना है या वृत्तियों को कम करना है, अगर तुम्हें तुम्हारे कॉन्शियसनेस में थॉट्स तुमको कम करने हैं, तो अभ्यास और वैराग्य ये तुम्हें मदद करेगा. एक प्रिंसिपल, ऐसे बहुत सारे उन्होंने दिए, लेकिन एक प्रिंसिपल उन्होंने अभ्यास. अब हम पूछेंगे ये अभ्यास यानी क्या, ये वैराग्य यानी क्या, इसको कैसे किया जाता है, तब वो जाके तुरंत वो सूत्र उन्होंने दे दिया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा. उसके बाद में अगला सूत्र अभ्यास के बारे में अगले 3 सूत्र उन्होंने दिए हैं. तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमी. एंड अजून तीसरा कुठला आहे, अजून 1 मोर. सो ही हैज गिवन दीज. कहने का मतलब यह है कि अभ्यास कैसा करना चाहिए रोज की जिंदगी के लिए, ये हमेशा समझाया जाता है. जब हम योग शास्त्र, तंत्र शास्त्र, कोई भी इंडियन साइंस अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसका एप्लीकेशन साथ में दिया हुआ होता है. बोथ टुगेदर मेक शास्त्र, दोनों मिलकर बनता है शास्त्र. इन इंग्लिश यू वुड से नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेस. एक तो नेचुरल साइंस यानी तत्व और एप्लीकेशन यानी अप्लाइड साइंस, दोनों मिला के शास्त्र बनता है. यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिस. हियर दे आर ब्लेंडेड टुगेदर. हम क्या बोलेंगे, ये थियोरी है, ये थोड़ी ना प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं. हमारे लिए थियोरी अलग, प्रैक्टिकल अलग, क्योंकि हम वो इंग्लिश थिंकिंग सिस्टम अब काफी जनरेशन से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमारा माइंड सीमित हो गया है. लेकिन अगर हम शास्त्र देखेंगे तो ये दोनों एक साथ है, वो थियोरी भी है और प्रैक्टिस भी है. नॉट ओनली कंबाइंड बट ब्लेंडेड टुगेदर. यस, ततो द्वंद्वान अभिघातः. ततो द्वंद्वान नहीं, ततो द्वंद्वान नाही अभिघातः ईश्वर नहीं. ईश्वर हो, प्रणिधानात्व, इसका- ईश्वर प्रणिधानात्व, नाही. ईश्वर. ईश्वर नाही. प्रणिधानात्व आहे नाही काय पुस्तक माझ्याजवळ. नाही, अभ्यासाचे 3 सूत्र म्हणते मी. हो हो तेच. अभ्यासाचे आणि मग चित्र वैराग्य. इसमें ना उन लोगों ने कट हाँ। करके दिया है हमारे वाले इसमें, वो अच्छा, लेकिन उसमें हाँ, वो हाँ, छोटे वाले बुक में. हाँ Anyway, it's okay. You get the idea, right? जो कह रहे हैं वो. समझ रहा. तो yes, here they are blended. तत्र स्थितो यत्न वयसः सतु दीर्घकाल. उसके सतूच्या नंतरचा सूत्र कुठला आहे? तो बघ, तो चित्र. हो So, हाँ. So here they are blended together, not only combined but blended together so as to make it whole. ये combine सिर्फ नहीं है, ये दोनों मिक्स करके एक बना दिया गया है. We have to educate ourselves, educate our senses in order to kindle the fire of natural spontaneous restraint, not a compulsory discipline from outside, but an awakening of an inner sense of restraint. हाँ, जब हम बच्चे थे तब हम कैसे पढ़ते थे? रट्टा. हाँ,
हमारे यहाँ सिस्टम हुआ करती थी, 7-8 साल का बच्चा आश्रम में एनरोल होता था, तो जो मंत्र है, जो सूत्र है, जो श्लोक है, ये उसको पहले बाय हार्ट कराते थे। अगर मेरे योगा टीचर्स, अगर आपको याद हो, तो हमारा पहले दिन से ही हमने योग सूत्र का पठन शुरू किया था। तो पहले तो उसको रटो, बाद में उसके शब्द को समझो, और फिर उन शब्दों को जोड़ के उसका अर्थ समझो। उसके बाद उसके आगे का सूत्र, पीछे का सूत्र, इसको सबको कनेक्टिविटी करके फिर उसको समझो। उसके बाद बाकी के जो मीनिंग्स है इसके साथ इंटीग्रेट करके फिर उसको समझो। वी हैव ऑल बीन थ्रू दिस होल प्रोसेस, राइट? यू रिमेम्बर? या सो वी हैव टू एडुकेट आवरसेल्फ। तो हमें खुद को समझाना होगा, educate our senses in order to kindle the fire of natural spontaneous restraint। जबरदस्ती नहीं। आज मंगलवार है, आज तुम उपवास करोगे, जबरदस्ती नहीं, उत्स्फूर्त अपने आप अंदर से इच्छा खत्म होनी चाहिए। ये वो कह रही है। The magnificence of that inner natural sense of restraint is indescribable। अगर वो भूख ही ना होना, तो if that hunger is only not there, the desire is only not there, तब कैसा होगा सोचो। Yesterday I watched a movie, नेटफ्लिक्स पे हंगर नाम की मूवी आई है। आई विल जस्ट शेयर, देयर वाज अ वेरी गुड डायलॉग ओवर इट। उसमें एक डायलॉग बहुत अच्छा था, जहाँ पे वो कहता है, जो शेफ मेन होता है, वो जो जूनियर अपनी, वो लड़की को समझा रहा है, बोलता है गरीब जो होते हैं वो पेट भरने के लिए खाते, भूख मिटाने के लिए खाते। सो द पुअर eat, the hungry eat to simply to satisfy their hunger, but जिसके पास, those who have enough, जिसके पास काफी सारा खाना है, वो सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं खाते, और उनको वो काफी नहीं होता। उनको वैरायटी चाहिए, उनको बहुत कुछ चाहिए खाने के अलावा। और जब वो बात कही, तो ये दो स्थिति है। एक भिखारी है जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो अगर आध्यात्म करने लगे, या तो एक है जिसका पेट भरा हुआ है, वो आध्यात्म। भिखारी आध्यात्म नहीं कर पाएगा, उसको पहले अपनी भूख मिटानी है। लेकिन एक बार भूख मिट जाए, उसके बाद में वो भूख खत्म नहीं होती, वो बढ़ती ही चली जाती है। जितना हमारे पास, यस ममता, जैसे वांट्स और नीड्स। नीड्स, यस, इसका फर्क है। करेक्ट। अगर हमारा, यस सुचित्रा, दृष्टानुश्रविक विषय तृष्णस्य वसीकार संज्ञा वैराग्यम। नाही, मग ते दोनच सूत्र, वैराग्याचं आहे ते. मग ते वैराग्याचा सूत्र आहे. त्याच्या तो पुढचं टू ते. सूत्रस ऑफ अभ्यास, आणि मग मग वैराग्याचं, दोनच आहेत तेवढे, आणि हे दोनच. वैराग्याचं आहे. आणि मग वैराग्याचं आहे. मला वाटतं आलंच ते लक्षात. सो मी अभ्यास वैराग्याभान तन्निरोधा पहिलं पकडलेलं, आणि मग तत्र स्थितो यत्न व्यास आहे. सो माय मिस्टेक. Yes, two sutras to explain what is abhyasa. Yeah, so like I was saying, अगर हमारा किचन भरा हुआ है तो हमको वैरायटी चाहिए। हमारी भूख कभी मिट नहीं सकती। आज साउथ इंडियन, कल नॉर्थ इंडियन, कल चाइनीज, फिर थाई, फिर पता नहीं क्या 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 क्या। हम रूखी सूखी रोटी नहीं खा सकते, और हमारी भूख कभी नहीं मिट सकती। दुनिया की भूख बढ़ती ही चली जा रही है। अगर आप फूड इंडस्ट्री देखो, आप कोई भी गली में चले जाओ, इतने ईटरीज होते हैं, इतने फूड शॉप्स होते हैं, इतने रेस्टोरेंट्स होते हैं, सब भरे हुए होते हैं। इंसान की भूख मिट ही नहीं रही है। हाँ सुचित्रा। इवन हम दोनों जब जाते हैं ना होटल में, किधर भी खाने को, ऐसा बोलते हैं ना, तुम एक डिश ले लो, मैं एक डिश ले लेती हूँ, हम शेयर करते हैं, दो अलग टेस्ट हो जाएंगी। दो अलग टेस्ट हो जाएगी। हाँ, अब बिल्कुल क्योंकि सही। उधर भी वैरायटी चाहिए, उधर भी वैरायटी वैरायटी चाहिए। चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी भूख
जिसके पास बहुत ज्यादा है उसकी भूख कभी नहीं मिट सकती। जो जिसका पेट खाली है उसकी भूख मिटती है खाना खाने से, लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है वो हमेशा भूखा ही होता है। फिर मैंने सोचा, ये तो वो मूवी का ये था। फिर मैंने सोचा लेकिन भरा हुआ पेट जिसका है वो अगर जागरूक हो जाए, वो सजगता में आ जाए, वो अवेयरनेस में आ जाए, एक रोटी के ऊपर वो खा ही नहीं सकेगा। कर लो ट्राई। वंस यू स्टार्ट गिविंग अप, वंस यू स्टार्ट लेटिंग गो ऑफ द हंगर, you will not be hungry anymore. This is what I am reading over here, कि वो जो spontaneous restraint, वो जो प्रत्याहार है ना, वो सहजता से अपने आप उत्स्फूर्त स्पॉन्टेनियस अपने आप होना चाहिए, ना कि जबरदस्ती। नहीं नहीं मैं डाइटिंग पे हूँ, ये जबरदस्ती हो गया। या तो कंडीशनिंग, नहीं नहीं ये दिन इसके होते हैं, ये दिन उसका होता है, वॉट एवर, वेज नॉन वेज जो भी तुमको समझना है, ये सब कंडीशनिंग है, ये पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर है। ऑल द डिसिप्लिन्स, ऑल द पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर collected together do not have that elegance or beauty of which the awakening of an inner sense of restraint। तुम कितने भी नई नई डाइट्स, नए नए लाइफस्टाइल्स तुम अपनाया करो, उसमें वो सौंदर्य, वो सहजता जहां में नहीं है ना, जहां सहज नहीं है वहां पे ये सौंदर्य दिखने को नहीं मिलेगा। जो भी हमारे इंद्रियों को हम रोके वो सहज रुकना चाहिए, अंदर से ही भूख मिटी हुई होनी चाहिए। राइट? हमारी भूख पेट में भूख नहीं होती, मन कभी नहीं भरता हमारा। That is the problem with us. The mind is never satisfied. They have rigidity by their nature, very nature. Restraint, like intelligence or love, cannot be structured. क्या प्यार का कोई आप ये बना सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो? या इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की कोई डिजाइन बना सकते हो? ये तो सीमाएं वगैर है, इनका कोई डिजाइन नहीं बस बन सकता, क्योंकि ये सीमित नहीं कर सकते हम कहीं भी। ये स्प्रेड ऑल ओवर, सर्वव्यापी है। ये जो प्रेम है, ये जो बुद्धिमत्ता है, उसी तरह से प्रत्याहार, रिस्ट्रेंट, काबू खुद के इंद्रियों पे, जो हम हमारा इंद्रियों में ही इच्छा नहीं बची। मेरी आंख कुछ देखना ही नहीं चाहते, मेरे कान तृप्त हो गए, अब उन्हें कुछ सुनना नहीं है, कि जरूरी नहीं है सुनना। शब्द आते रहेंगे, ना मैं विरोध करूंगी, ना मैं ध्यान नहीं दूंगी। जितना जरूरी है उतना ही सुनूंगी, जितना जरूरी है उतना ही देखूंगी, जितना जरूरी है उतना ही खाऊंगी, जितना जरूरी है उतना ही बोलूंगी, जितना स्पर्श की जरूरत है उतना ही स्पर्श ज्ञान में लूंगी। कब ऐसा करूंगी, क्यों ऐसा करूंगी, कब नहीं, क्यों करूंगी? क्योंकि मैं तृप्त हूं, मैं शांत और स्थिर हो गई हूं, और मैं पूरी तरह से तृप्त हूं। इसे कहेंगे प्रत्याहार। ये जो स्पॉन्टेनियस रिस्ट्रेंट यहाँ पे, ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट स्पॉन्टेनियस रिस्ट्रेंट, दिस इज व्हाट इट विल बी। Okay, so in order to educate the senses in kindling the flame of restraint, the student of yoga has to get acquainted with Ayurveda and Hatha Yoga। और अगर इंद्रियों को हम इंद्रियों में ही प्रत्याहार की अग्नि अगर हमको लगानी है, if we want to light the fire of restraint in our senses itself, अगर ऐसा हमको करना है तो दो बहुत सुंदर मार्ग है जिसके माध्यम से बहुत आसानी से ये हो जाएगा। एक है आयुर्वेद का अभ्यास और दूसरा है हठ योगा का अभ्यास।
ये दो इसके अभ्यास हमने करने होंगे। दिस वैदिक अप्रोच इज अ होलिस्टिक अप्रोच। एक तरफ आयुर्वेद और एक तरफ हठ योग, इसका कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो हमें पूरा जवाब मिल जाता है। इवन इफ यू वांट टू स्टडी क्लासिकल म्यूजिक, द स्टडी ऑफ आयुर्वेदा एंड योग शास्त्र बिकम्स नेसेसरी। ये दो ऐसे शास्त्र है कि जिसके बगैर कोई साइंस सीखा नहीं जाता। एक तो तुम्हें आयुर्वेद चाहिए और दूसरा तुम्हें हठ योग चाहिए। यू हैव टू हैव एन acquaintance with the intrinsic fields of energy, that is the body, the interaction of these energies and the art of harmonizing those energies is ayurveda। हमारे शरीर के अंदर आयुर्वेदा क्यों बोल रहे हैं ये लोग? आयुर्वेदा में जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, पूरा शरीर हमारे का फंक्शनिंग जो है, हमारे सारे सिस्टम्स का फंक्शनिंग जो है, ये त्रिदोष का बैलेंसिंग का परिणाम है। जब ये त्रिदोष बिगड़ते हैं तब ये सिस्टम को भी बिगाड़ते हैं। तो ये ऊर्जाओं का खेल है। ये वात की ऊर्जा, कफ की ऊर्जा, पित्त की ऊर्जा, इसका ये खेल है। तो इनका बैलेंसिंग आयुर्वेद के माध्यम से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। एक बार हमने इसको बैलेंस में ले आए तो उसके बाद कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास होने दो, ज्ञान होने दो, योग होने दो, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, कोई भी योग होने दो, बड़ी आसानी से हम कर पाएंगे। आयुर्वेदा टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ फूड टू ईट, कैसा अन्न आपने ग्रहण करना चाहिए, इन विच सीजन, कौन सी ऋतु में, एंड एट व्हाट आवर ऑफ द डे, और दिन के कौन से प्रहर में हमने वो खाना चाहिए। जो भी अन्न पदार्थ हमारा है वो हमने कौन से प्रहर में, कौन से ऋतु में और कौन सा अन्न खाना चाहिए। It tells you what are the nutritional values of liquid, solids, fruit, etc. in detail। देखो कोई तो भी कोई घटक, कोई चीजें होती है कि जो अगर तुम ऐसे ही खाओ तो वो पित्त खड़ा करती है, पेट में हमारे पित्त क्रिएट करती है। उसी को अगर तुम भिगा के खाओ, जैसे सिंपल एग्जांपल, ग्राउंडनट, सेंगदाने, अगर हम कच्चे खाते हैं तो हमें पित्त हो सकता है। लेकिन अगर हम बॉईल करके खाते हैं तो उनका गुणधर्म बदल जाता है। तो जो पित्त कारक था वो पित्त हारक भी बन सकता है। हर एक चीज का ऐसा है। तो ये सब आयुर्वेद में सीखने को मिलता है। इन ऑर्डर टू एडुकेट द सेंसेस इन द आर्ट ऑफ रिस्ट्रेन एंड किंडल द फायर विद इन यू, इट इज नेसेसरी टू गेट एक्वेंटेड with the physical structure, the biological structure, its mechanisms, its requirements, diet, etc। तो अगर हमको वो प्रत्याहार की अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित करनी है, ये प्रत्याहार का जो कला है, ये कला हमको सीखनी है, तो हमें हमारे शरीर को हमें समझना होगा। हमारे पूरे शरीर के जो पेशी है, ये किस तरह काम करते हैं, इनकी रचना, इनका मतलब एनाटॉमी, और इनका क्रिया या कार्य यानी फिजियोलॉजी, उनकी अपनी हर एक की जरूरत अलग है। देखो हमारी सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। प्रकृति, प्योर प्रकृति का कभी कोई नहीं होता, जनरली मिक्स प्रकृति होती है। तो कोई वात पित्त होता है, कोई कफ वात होता है, कोई पित्त कफ होता है। तो इस तरह से अलग अलग हम प्रकृति, हम हर एक की प्रकृति अलग। तो मेरी प्रकृति के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा, ये अगर मैं मेरे शरीर का अभ्यास करती हूँ तो मुझे पता चल सकता है। डाइट इज प्यूरिफाइड बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ ऑस्टेरिटी। आहार की शुद्धि तप से ही होती है। हाँ, तप करने से ही आहार की शुद्धि होती है। तला हुआ खाने का मन करते ही रहेगा तो कच्चा या बारीक काटा हुआ या बॉईल किया हुआ हमें पसंद नहीं आएगा, राइट।
सो द एनर्जी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो समझदारी बहुत जरूरी है। एनर्जी ऑफ अवेयरनेस released by that event of understanding is so subtle, its velocity or momentum is so different from the momentum of thought energy, that unless the biological organism is thus purified, it will not be able to hold that energy, to contain it, leave aside, express it or manifest it। बहुत बड़ी बात यहाँ पे वो कह रही है, ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली। हमारे जो विचारों की जो ऊर्जा है और हमारी समझदारी की जो ऊर्जा है और हमारे सजगता की जो ऊर्जा है, ये सारी ऊर्जाएं अलग अलग है। और अगर हमारी समझदारी की ऊर्जा जो है ये सबसे सूक्ष्म है, हम सजग हो सकते हैं लेकिन सजग होके समझदार नहीं, ऐसा भी हो सकता है। कळतं पण वळत नाही, समझता है पर निभा नहीं पाते, राइट। तो ये दोनों की ऊर्जाएं, ये दोनों की गति अलग अलग है। तो इतनी समझदारी की ऊर्जा इतनी सूक्ष्म है कि अगर शरीर की शुद्धि ना की हो तो ये समझदारी शरीर तक उतरेगी ही नहीं। हम कहते हैं ना, कण कण में बसा देना चाहिए, नहीं बसेगा, क्योंकि समझदारी के माध्यम से शरीर की अगर शुद्धि होती है तो ही हम प्रत्याहार कर पाएंगे। वरना हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम आहार के लेक्चर्स लेते हैं, सिखाते हैं, खुद सीखते हैं, दूसरे को सिखाते हैं, सारा ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि शरीर अभी शुद्ध नहीं हुआ। क्यों शुद्ध नहीं हुआ? ज्ञान तो प्राप्त हुआ पर समझदारी अब भी नहीं आई। जिस दिन समझ आ जाएगी अपने आप सहजता से हो जाएगा। So that is what she's saying here. So unless the biological organism is thus purified, it will not be able to hold that energy, to contain it, leave aside, express it or manifest it. It is quite possible that the neurochemical system, not educated, not having the strength, the vitality, the purity, may break down under the impact of the depth, intensity and the momentum of the energy of awareness, that cosmic energy of awareness। अगर समझदारी के बगैर, अगर शरीर को तैयार किए बगैर हमने अगर इसके अंदर वो ऊर्जाएं डालने की, वो सूक्ष्म ऊर्जा डालने की कोशिश की या सूक्ष्म ऊर्जाओं को जागृत करने की कोशिश की, तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, केमिकल सिस्टम है, ये बिखर सकता है। जैसे आई टेल यू अ सिंपल एग्जांपल, क्योंकि शरीर में वो ताकत ही नहीं है कि वो इंटेंसिटी को, उस डेप्थ को या उसकी गति को हैंडल कर पाए। यहाँ पे बिकॉज आप लोग हम लोग ने सबने योग का अभ्यास किया है और हमने बाकी भी सब अभ्यास किया है। ये एग्जाम्पल मैं देती हूँ, बहुत इजीली आप समझ जाओगे। हमारा स्थूल शरीर तो ये बॉडी है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर यानी हमारी नाड़ी और चक्रा है। अब नाड़ी और चक्रा आंखों को नहीं दिखते हैं। आप फैंटास्टिक बेस्ट ऑफ बेस्ट अगर माइक्रोस्कोप्स ले आते हो तो भी नहीं दिखेंगे। ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ध्यान में इनका अनुभव हो सकता है, मेडिटेशन में यू कैन एक्सपीरियंस इट, बट अदरवाइज नाडीज एंड चक्रास कैन नॉट बी सीन, बट दे आर वेरी मच देयर। Without preparing the body, if you awaken the chakras or if you awaken the energies within these chakras, then our neurochemical system will be short circuited। क्योंकि वो जो कुंडलिनी है या वो जो ऊर्जा है, वो अगर जागृत हो जाती है तो वो जोरों से बहने लगती है, उसकी गति ट्रेमेंडस होती है और वो हैंडल हमारा बॉडी नहीं कर पाएगा।
इसका दो रिजल्ट हो सकता है, या तो हम पागल हो सकते हैं या तो हम मर भी सकते हैं। तो बहुत लोग मतलब क्रेजी पागलों की तरह कोई कोई गुरुओं के पीछे भागते हैं, क्योंकि वो गुरु कहते हैं आ जाओ मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारे कपाल पे सर पे इधर उधर हाथ रखूंगा और तुम्हारे चक्र को जागृत कर दूंगा। अगर वो ऐसा कर भी सकते हैं तो भी गलत बात है, क्योंकि सामने वाले का जो संवेदन ग्रहण करने का सिस्टम है, जो न्यूरोकेमिकल सिस्टम है, ये तैयार नहीं है। और तुम उस ऊर्जा को अगर तुमने जागृत कर दिया, अगर आपके पास वो सिद्धि भी है, लेकिन अगर आपने जागृत कर सक दिया तो वो आदमी पागल भी हो सकता है। तो दिस इज व्हाट हमें पहले स्थूल यानी शरीर इसको तैयार करना होगा, फिर हमारे श्वासों को तैयार करना होगा, फिर हमारे मन को तैयार करना होगा, फिर हमारी बुद्धि तक हम पहुंचेंगे। आपके ध्यान में आ गया होगा मैं पंचकोश की बात कर रही हूँ, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, तब जाके आनंदमय कोश तक पहुंचेंगे। तो स्थूल से लेके सूक्ष्म तक एक एक चीज पे हमने, योगा टीचर्स हो आप लोग, योगा क्लास में हम लोग सबसे पहले स्लो स्टडी एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट सिखाते हैं, हाँ, जो पूरक हलचल जिसको कहते हैं। उसके बाद आसन सिखाते हैं, उसके बाद श्वास कैसे लेना, योगिक ब्रीदिंग ये सिखाते हैं, लेना कैसे छोड़ना कैसे। उसके बाद हम अलग अलग तरह के श्वसन सिखाते हैं, और उसमें जब वो बंदा माहिर हो जाता है फिर जाके हम प्राणायाम सिखाते हैं। देर इज अ प्रोसेस टू इट। अब पहले ही दिन अगर उनको कह दो कि 5 मिनट आज आपने बैठ के कपालभाति करनी है, जो कि शुद्धि क्रिया है, या तो आपने, मुझे कल एक क्लाइंट, मेरी नई एक क्लाइंट आई है, उसको एडवाइस दिया गया, पार्किंसंस है उसको, उसको एडवाइस दिया गया कि 4 घंटा आपने अनुलोम विलोम करना है। और वो इतनी स्वभाव से, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड शी इज, वो बहुत मन की पक्की है। बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेंथ शी सेड यस आई विल डू इट। तो मैंने पूछा आप कितनी देर तक कर पाई? बोलती है 2 घंटे तक तो कर पाती हूँ। मैं बोली 2 घंटे के बाद क्या होता है? बोलते हैं हाथ दुखने लगता है। मॉडरेशन, वेर इज द मॉडरेशन? उसको फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा। करने गए एक और हो गया दूसरा। हाँ, My point is, whether it is diet, whether it is asana practice, whether it is pranayam practice, whatever it is, there has to be a balance in life. There has to be a balance in life. ये बैलेंसिंग के बगैर कोई भी, तुम एंड पे अगर एक्सेस में चले जाओगे, हमने एक्सेस की बात की थी ना कुछ आई थिंक 2 क्लास पहले, अगर तुम डिप्रेशन में हो तो भी तुम एक्सेस कर रहे हो, ओवर एक्साइटमेंट में भी हो तो भी तुमने अतिरेक किया है, एक्सेस किया हुआ है। या सो दिस इज व्हाट many feel that by reading books or listening to talks they understand verbally and transformation will take place. हाँ, बच्चों को मैंने बोलते हुए सुना है, एक माँ अपने बेटे को बोल रही थी, बस किताब रख बाजू में और सो जा, अपने आप दिमाग में, तेरे को लगता है कि अपने आप दिमाग में सारा ज्ञान घुसने वाला है? हाँ, we say such kind, we are not going to, gaining knowledge is not going to bring about a transformation. अभी भी हम जो बातें कर रहे हैं, ये बातों का सिर्फ ज्ञान हो गया, या हमको ये बातें मतलब समझ में आ गई, तो उतना ही काफी नहीं है। वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो परिवर्तन लाने के लिए इन बातों का एप्लीकेशन करना होगा जिंदगी में, उस तरह से जिंदगी जीनी होगी, तब जाके हमारे में परिवर्तन आएगा। Many feel that when one understands the truth and one turns away from action, one becomes a renunciate, and that is that. It is not that easy. हाँ, किसी लोगों को कहता है हाँ मैं कर्म ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सत्य बोलूंगा, या मैं सन्यासी बन जाऊंगा, इतना आसान नहीं है।
आत्म साक्षात्कार होना या खुद की आत्मा का दर्शन लेना या खुद को जानना इतना आसान नहीं है. इट इज नॉट दैट इजी. यू मे टर्न योर बैक ऑन आउटर एक्सप्रेशन. मैं जब से कोई कोई लोग कहते हैं आई हैव नेवर माई सेल्फ बीन, कभी जमेगा तो जाऊंगी विपश्यना. मैं विपश्यना करके आई हूँ. आई एम सो इंस्पायर्ड दैट आई हैव डिसाइडेड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक वंस अ वीक और वॉट एवर, जो भी उन्होंने डिसाइड किया. तुम बाहर से बात नहीं करोगे. अंतर्मौन का क्या? बाहर से एक्सप्रेस करना तुम छोड़ोगे. सोचना भी बंद करोगे क्या एक दिन के लिए? अगर तुम सोचना भी बंद करने वाले हो तो ये, और घर संसार में लेके ये रह के ये पॉसिबल नहीं है किसी भी आदमी या किसी भी औरत के लिए. So, you may turn your back on your outer expressions of activity and be furiously active inside, mentally, through thoughts, feelings, emotions, reactions, memories, etc. बाहर से तो तुम शांत रहे हो. तुमने डिसाइड किया मैं कुछ नहीं बोलूंगी और तुम कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर अंदर तो बवाल मचा हुआ है. इतने विचार, इतने फीलिंग्स, इतने इमोशंस, इतनी याददाश्तें, सब यादें तुम्हारी पुरानी पुरानी फाइल्स खुलती ही रहती है. और सारे रिएक्शंस अंदर से, इसने ये ठीक नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये अच्छी है, ये बुरी है, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये सही बात है, ये गलत बात है. कंटिन्यूस रिएक्शन है कि नहीं? बाहर से तो मौन हम ले लेंगे, अंदर के मौन का क्या करोगे? So the Gita, like the Upanishad and the Vedas, emphasizes that in order that your system can hold the subtle flame of awareness, you have to educate the senses. अगर वो सजगता की अग्नि हमने प्रज्वलित रखनी है तो इन इंद्रियों को सिखाना होगा, इन इंद्रियों को समझाना होगा, इन इंद्रियों को रोकना होगा. जैसे 5 घोड़े है, ये हमारे 5 इंद्रिय, और इसकी लगाम जो है ये खींच कर रखनी होगी. So the science of Ayurveda and the science of Hatha Yoga will help you to purify the senses. और ये किसके माध्यम से होगा? आयुर्वेद और हठ योग. ये 2 चीजें अगर आपने की तो आराम से आपके इंद्रिय काबू में रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे. प्यूरिटी इज वाइटैलिटी. शुद्धि को ही शक्ति कहते हैं. जो शुद्ध है वही शक्तिशाली हो सकता है. अगर तुम 10% शुद्ध हो तो तुम्हारे में 10% शक्ति है. अगर तुम 50% शुद्ध हो तो तुम्हारे में 50% शक्ति. अगर तुम 100% शुद्ध हो तो तुम्हारे में 100% शक्ति रहेगी. Then the nervous system becomes like steel, bends but does not break. फिर हमारी जो संवेदन ग्रहण करने की जो हमारी सिस्टम है, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये नर्वस सिस्टम बिल्कुल स्ट्रेंथ, वेरी स्ट्रांग हो जाएगी. उसको बेंड होगी लेकिन टूटेगी नहीं, इतनी स्ट्रांग वो हो जाएगी. तो यानी हमारे संवेदनाओं का हम पे कितना भी आघात आते रहे, हम टूटेंगे नहीं. अब भी ममता ने कहा ततो द्वंद्वान अभिघातः. ये परिणाम पतंजलि ने आसन के अभ्यास का दिया हुआ है कि अगर आप आसनों का अभ्यास करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा. देखो, शारीरिक आसन कर रहे हो और परिणाम मानसिक मिल रहा है तुमको. मन के ततो द्वंद्व वो करने से द्वंद्वान अभिघात, द्वंद्व का जो आघात है ये कम 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 होते जाएगा और खत्म होगा. ये जो द्वंद्व है ना, ये जो सुख दुख, ये जो करूं या ना करूं, इसकी जो तकलीफ है, ये तकलीफ खत्म हो जाएगी, ये तकलीफ कम हो जाएगी अगर तुमने आसनों का अभ्यास किया. और ऐसा जब मैं बोलती हूँ, कुछ लोग उठते हैं और सीधा पावर योगा के क्लास में जाते हैं. पावर योगा करने से नहीं होगा. संथ, सावकाश, नियंत्रित हालचाल,
This is the basic principle of practicing any asana. Slow, controlled movements. Slow, steady and controlled movement of the body. That is what yogasan is. All right. Sthira Sukhamasana. Sthira Sukhamasana. What is an asana? In which you are not only sthir, steady, but you are also sukhi. Yani you are at peace, you are calm, you are comfortable. Steady and comfortable state of the body is a asana. Understand what we are talking about. When our body learns to be slow and steady and controlled through the practice of physical postures, automatically, slowly but steadily, the senses also become like that. They also become steady and controlled. Restraint comes automatically. Yeah, so it's a good idea to practice Hatha Yoga. At the sensual level, restraint can be grown into with the help of Hatha Yoga and Ayurveda. At the level of speech, one can grow into the dimension of spontaneous restraint by studying the sound energy, Nada Shakti, which is the source of speech. अब ये शरीर को और मन को तुमने स्थिर कर दिया, तो अभी इंद्रिय तुम्हारे स्थिर हो गए, लेकिन ये बक 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 तो चालू है. सो ये अगर हमारी वाचा जो है, वाक जो है, स्पीच जो है, इसको अगर हमको कंट्रोल करना है, तो वो स्पीच का जो मूल है, क्या है मूल? किसी भी बोलने का, आवाज का, यानी शब्दों का या आवाज का जो मूल है, वो क्या है? नाद शक्ति. उसका अभ्यास करने से हमारे बोलने पे बहुत नियंत्रण आ जाता है. यानी क्या करना है? रोज क्या करना है? नाद शक्ति का अभ्यास, यानी रोज क्या करना है? जैसे आसन का प्रैक्टिस करना है. हाँ ममता, क्या ओमकार बोल? चैंटिंग, हाँ, सॉरी, ओमकार चैंटिंग, नाद एब्सोल्युटली राइट. ओमकार. Because Omkar is the source of all sound energy. If you do 11 Omkars also every day, you will find that you speak very calculatively. जितना बोलना है, जो बोलना है, exactly वही बोलोगे. You will not beat around the bush. If मैम you मेरा, want to purify speech, yes. सॉरी No, मैं no, जस्ट बोल रही थी, no. फुल डे मेरा क्लास मेरा 50 से ऊपर हो जाता है. Omkar Japa. So I close with 11, I Yeah, start with 3. There correct. are almost 4 to 5 batch, 6 batch हो ही जाता है. हो ही जाता है. The thing is, you have to observe, Shailaja, by repeating those Omkar, you have to observe. Do you think less? Are there less Yes. words coming to your mind? Do you talk Yes. less the rest of the time? Do you say exactly what you want to say? And without, mincing your words or beating around the bush, so to speak, without that. If that is Thinking happening, less तो है, thinking okay, less तो बहुत हो गया, बहुत. Like that self talk, that chatter वो बंद is हो गया, all. बहुत कम हो गया. Fantastic. Like I am aware, अगर हो भी गया ना तो I get that awareness. Okay, this Right. happens. Right. And I Correct. So, saw a lot of this. wonderful. That's so good. That's so good. So, पहले तो बॉडी को प्यूरिफाई करो आयुर्वेदा, फिर फिजिकली प्यूरिफाई हो जाओ आसन की प्रैक्टिस. अब वो कहती है कि, और जिससे मन का भी द्वंद्व कम हो जाएगा. अब वो कहती है कि इंद्रियों को फिर तुमको ट्रेन करना है, और उसके बाद मन शरीर पे काम करते करते, उसके बाद वो बोल रही है वाचा को ट्रेनिंग दो. क्या? ओमकार जप का अभ्यास करके. हाउ साउंड ट्रेवल्स इन द बॉडी, द स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट and its conversion into a word, etc. In the sadhana chapter of Patanjali Yoga Sutra, speech is analyzed, sound is analyzed, and the significance of silence is expounded very clearly. तो जो साधन पाद है ना पतंजलि का, जिसमें अष्टांग योग
भी उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन अष्टांग योग का डिस्क्रिप्शन तो ऑलमोस्ट आई थिंक 32nd या 34th सूत्र में आता है. बिफोर दैट साधन पाद में he begins with kriya yog and he has given so many चित्त प्रसादन and so many things before that. तो साधन पाद में ये वाचा जो है, ये नाद जो है और ये जो मौन है, इन तीन के बारे में अच्छा समझाया है. द स्टडी ऑफ साइलेंस प्यूरिफाइज द क्वालिटी ऑफ स्पीच. जैसे मैंने वो विमला जी के उस दिन वर्ड्स पढ़े ना, कि वो दूसरे बुक के लास्ट पेज पे से, कि व्हेन यू स्पीक let your words come from silence and not from more words. Yeah, so whenever we speak, it has to come from. So the study of silence purifies the quality of the speech, which flows out of that source of silence, and an aesthetical restraint comes about in the communications, in the verbalizations of that person. इस तरह से जब हमारी वाचा शुद्ध हो जाती है ना, हम अननेसेसरी एक भी शब्द नहीं बोलेंगे. जैसे पतंजलि के योग सूत्र कितने हैं? ओनली 196. लेकिन सारे वैदिक ज्ञान, उपनिषदिक ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, सारा ज्ञान उन 196 सूत्र में तुम्हें मिलेगा. ओनली 196 सूत्र. एक वर्ड ऐसा नहीं है उसमें, क्योंकि उन्होंने पाणिनि व्याकरण शास्त्र पे भी भाष्य लिखा हुआ है. यानी वो उन्होंने कितना व्याकरण का अभ्यास, ग्रामर का, हाउ मच ऑफ स्टडी ही मस्ट हैव डन इफ ही कैन राइट अ कमेंटरी on Panini's Vyakaran Shastra, which is the exposition of grammar, the book which writes about grammar and written by Panini. And Patanjali goes to write an commentary on it. That means he must have studied his language fantastically, beautifully. And then when he writes the Yoga Sutras, each and every word which is used, it is exact. It is only as much as that is needed, not a single extra syllable, not a single extra word. That is the beauty of the Yoga Sutras, that there is nothing is in excess. कुछ कहने का रह नहीं गया है और कुछ कहना मतलब कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ बोला गया है. सदगुरु के एक टॉक में मैं सुन रही थी, वो कहते हैं कि पतंजलि वॉज अ वेरी क्रूअल पर्सन. उन्होंने सब कुछ बता दिया है, हमारे लिए कुछ, किसी और के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं बताने के लिए. उन्होंने सब कुछ बता दिया है, राइट? सो ही लिटरली कॉल्स हिम अ क्रूअल पर्सन फॉर डूइंग दैट टू अस. इसलिए उनको पतंजलि को उनका प्रार्थना में ही हम लोगों ने सब बोलते हैं ना, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य. मतलब योग सूत्र से उन्होंने चित्त का पूरा बोल. योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. बिल्कुल. वाचा योग से तीनों शुद्धि उन्होंने ही लिखा है, उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र में तीनों, इसलिए उनको हम नमन करते हैं. So Patanjali has written an commentary on Ayurveda, or he is said to have written most of the Ayurveda. He has written a commentary on Vacha, and he has written a commentary on Yoga Shastra. तो सब कवर हो जाता है, बॉडी, माइंड एंड स्पीच, ये तीनों चीजों से. हाँ, इसका प्यूरिफिकेशन. Yes, thank you, Mamta. That was beautiful. After a long time, yeah. So, so the study of science purifies all of this, right? Which flows out of that source of silence, and the aesthetical restraint comes about in the communications, in the verbalizations of that person. ऐसा व्यक्ति जब बात करता है, तब बात पते की ही होती है. हर एक शब्द बिल्कुल सही बोला गया हुआ होता है. So, अब आगे बढ़ते हैं. Let us go further. The flame of restraint at the thought level can be kindled by the study of the mind and its movement.
अब समझो हमको विचारों का प्रत्याहार करना है। अगर हमको विचार कम करने हैं तो हमें किस चीज का अभ्यास करना होगा? हमें विचारों का अभ्यास करना होगा। और ये विचार कहाँ पे उद्भवते हैं, यानी कहाँ पे निकलते हैं? मन में, है ना? तो माइंड में थॉट्स है। सो वी विल हैव टू स्टडी द माइंड एंड वी विल हैव टू स्टडी द थॉट्स. Once you understand the nature of the mind, once you understand the nature of the thoughts, once you understand how it functions, automatically the mind, you will know how to put it in silence. अगर ये शरीर क्या है, अगर और कैसे काम करता है, ये अगर हमको जानना है तो हमको किस चीज का अभ्यास करना होगा? इस शरीर का. जिसको तुम्हें जानना है उसका अभ्यास तुम करोगे. इसको पतंजलि कहते हैं संयमा. उस पर अगर तुमने धारणा, ध्यान, समाधि, अगर संयमा तुमने उस चीज पे किया, जो भी चीज पे आप संयमा करोगे, एनीथिंग दैट यू विल पुट योर धारणा, ध्यान, समाधि ऑन, संयमा ऑन, you will understand that thing in and out. All the knowledge of that object you will be able to gain if you do samyama on that object. If we want to understand the mind, we will have to study the mind. And what is the content of the mind? Thoughts are the content of the mind. So then we will have to study the thoughts. और ये एक्चुअली अभ्यास हमने किया हुआ है. हमको लगता है अरे मेरे मन में कितने विचार एक साथ चलते हैं. कुछ भी एक साथ नहीं चलता. जब उसका रिसर्च हुआ, जब उसको जाना, तब पता चला कि एक बार में, एक समय पे सिर्फ एक ही विचार आ सकता है. 2-3 विचार एक साथ नहीं आ सकते. लेकिन वो इतने फास्ट आते हैं, एक दूसरे को लगकर इतने फास्ट आते हैं कि हमें लग रहा है कि एक साथ आ रहे हैं. जब हमको पता चला कि पहले एक विचार आता है, फिर दूसरा आता है उसको जोड़ के, फिर उसको जोड़ के तीसरा आता है, फिर उसको जोड़ के चौथा आता है, जब हमको ये पता चला तब हम स्मार्ट हो गए. हमने क्या किया? 2 विचारों का गैप बढ़ाने स्टार्ट कर दिया. इसको कहते हैं धारणा और ध्यान. तो धारणा हमने किस चीज की उठाई कि मैं 2 विचारों के बीच में का जो गैप है इसको बढ़ाऊंगी, ये मेरी धारणा. जब मैंने उस गैप को बढ़ाया, ये बन गया मेरा ध्यान. और ये गैप को मिटा ही दिया, थॉट्स को हटा ही दिया, ये बन गया मेरी समाधि. So meditation and absorption, which is samadhi, dhyana and samadhi, it can be of any level. यहाँ पे जो वो बात कर रही है, if you want to understand the mind, if you want to restrain the mind, मन को काबू में लाना चाहते हो तो मन और मन के विचारों का अभ्यास करो सबसे पहले. ओके, one has to study what is वृत्ति. पतंजलि भी योग सूत्र में वृत्ति के बारे में, यानी मूवमेंट के बारे में, मूवमेंट ऑफ द माइंड, मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड के बारे में बात करते हैं. योग क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोध. चित्त में उठने वाले वृत्तियों का निरोध यानी योग. और हम तो अर्जुन है, तो हम तुरंत पूछेंगे ये वृत्ति क्या है? ये सुचित्रा, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दैट इज धारणा, ध्यान एंड समाधि. और वृत्ति, तुरंत हम अर्जुन है, हम पूछेंगे ये वृत्ति क्या है? तो तुरंत पतंजलि कहते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट क्लिष्टाः, यानी 5 प्रकार की वृत्तियां होती है. और ये वृत्तियां क्लिष्ट भी होती है, अक्लिष्ट भी होती है. फिर वो आगे जाके वो 5 प्रकार के बारे में बताते हैं और बाकी सारे डिटेल्स फिर आगे, और उसका इन डेप्थ स्टडी होता है. तो पतंजलि योग सूत्र का जब हम अभ्यास करते हैं तो अब ये मूवमेंट, ये जो वृत्तियां है, ये जो विचार है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है. उसके बाद में इन विचारों का क्या उपाय किया जाए उसका भी सब कुछ हमें सीखने को मिलता है. हाँ, चित्त प्रसादन कहते हैं उसको.
चित्त वृत्तियों का प्रसादन, यानी चित्त में उठने वाली वृत्तियों को हटाने की अलग अलग तरीके, ये भी हमें सीखने को मिलता है. सो व्हाट इज वृत्ति? वन हैज टू स्टडी व्हाट इज वृत्ति. दैट विच बिगिंस टू वाइब्रेट लाइक अ रिपल इन द हार्ट, दैट बिकम्स अ वेव, then it becomes a circle going round and round. That is called वृत्ति. यहाँ पे विमला जी ने देखो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर डेफिनेशन दे दिया वृत्ति का. क्या कहती है वो? वृत्ति वो होती है, एक विचार जो है वो पहले गतिशील होता है, हाँ, तो एक वाइब्रेशन की तरह आता है, उसके बाद में उसकी लहर बन जाती है. वो वाइब्रेशन पहले जो सिर्फ एक वाइब्रेशन था वो वेव्स बन जाता है, और उसके बाद वो गोलाकार घूमने चालू करता है. यानी वही विचार बार 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 हमारे मन में, हमारे दिमाग में वही विचार, वही स्टेटमेंट बार 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 गोल गोल फिर से बरसों तक घूमते रहता है. इसे कहते हैं वृत्ति, जिसकी शुरुआत कैसे हुई थी? बस एक वाइब्रेशन से हुई थी. वो वाइब्रेशंस का बन गया वेव, और वो बन रिपल, वाइब्रेशन का बन गया रिपल, रिपल का बन गया वेव, वेव का बन गया सर्कल. इसे कहते हैं वृत्ति. मन में हम धर लेते हैं, मेरी माँ ने मुझे बचपन में मेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया था, या मेरे सास ने, मैं जिस दिन शादी करके आई उसके दूसरे दिन मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था. सास बूढ़ी होकर गुजर भी गई, लेकिन वो वृत्ति नहीं खत्म हुई. वो वृत्ति दिमाग में गोल 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 बार 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 आती ही रहती है. इसे कहते हैं वृत्ति. सो टिल यू गिव इट एन आउटलेट ऑफ एन एक्सप्रेशन. और ये गोल गोल कब तक घूमेगी? जब तक कि तुम उसको बाहर जाने का, बह जाने का मार्ग नहीं दिखाते, तब तक ये गोल 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 घूमती रहेगी. जब तक तुम रुक नहीं जाते, जाने दो, जो हो गया सो हो गया, अब क्या, फॉरगिव एंड फॉरगेट, छोड़ देते हैं. बस अभी इसके बारे में मुझे जिंदगी में कभी सोचना नहीं है, दोबारा मुझे कभी बात नहीं करनी है, छोड़ देते हैं. तो वो जो सर्कल है उसको अगर आउटलेट मिल गया तो वो बह जाएगा. जब तक आउटलेट नहीं मिलता, वो जैसे वो पानी गोल गोल घूमते रहता है ना, जैसे फाउंटेन में होता है, या जो भी पानी सर्कुलेशन जहाँ होता है वहां पे, तो उस तरह से वो घूमता रहेगा. सो ऑब्जर्व एंड स्टडी द माइंड. अपने ही मन का अभ्यास करो, चिंतन मनन करो, अपने अभ्यास मन को देखो, इट्स मैकेनिज्म, ये कैसे काम करता है उसको देखो. द मूवमेंट ऑफ थॉट, हमारे विचार कैसे चलते हैं उसको देखो. इमोशन, हमारी भावनाएं कैसे कैसे जागृत होती है, कौन सी चीजें जो हमारे किस किस भावना को ट्रिगर करते हैं. Which are the things which trigger a certain kind of emotion in you every time, all right? And sentiment, every movement of the thought structure. हर गति, जो गतिविधियां हमारे शरीर में, मन में होती है, हर गतिशील चीज का अभ्यास करो. That's all she is saying. Or study all the movements that happen in your being, in your body and mind and intellect and emotion, everything. Just study yourself is what she is saying. Go to its source. ये कहाँ से आया, ये क्यों मैंने पकड़ के रखा है इस विचार को, इस भावना को, इस कंक्लूजन को, इस जजमेंट को, क्यों मैंने पकड़ के रखा है, ये आया कहाँ से पहली बार. Go to its source. And when you thus penetrate the I consciousness, the ego, the contrived center of the consciousness, and discover that it has no substance as a fact, but only substance as an idea, as a concept, then all attachment to that center, attachment to every manipulation of the center disappears. Here, when she is using the word center, what she means is the ego. सारा सुख दुख का खेल हमारे ईगो का होता है. ऑल द पेन्स एंड प्लेजर्स,
are the game of the ego, which it plays in the field of the mind. In the mind field is where it plays, right? जब तुम मूल तक जाने की कोशिश करोगे कि ये मेरा दुख का कारण क्या है, ये मेरे दुख के विचार या सुख के विचार कहाँ से आ रहे हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, और जब तुम वो जहां से शुरुआत हुई थी कि मेरे ईगो को बहुत बड़ा धक्का लगा था, मेरे ईगो को चैलेंज किया गया था, मेरे ईगो को हर्ट किया गया था, मेरे ईगो को डिफेंस में डाला गया था, जब तुम्हें वो रूट कॉज तक तुम पहुंच जाओगे, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सत्य हकीकत नहीं है। जो भी तुमने वो क्या कहते हैं ईंट का पहाड़ बनाया हुआ है, राई का पहाड़ बनाया हुआ है तुमने, वो सच्ची एक्चुअली वो पहाड़ है ही नहीं। इट इज नॉट अ फैक्ट, इट इज एन आइडिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से उसने किया होगा, उसके दिमाग में वो वजह भी नहीं होगी शायद, पर तुम्हें लग गया ना, तुम्हारे अहंकार को, ईगो को लग गया, उसका तुमने राई का पहाड़ बना दिया, इतना बड़ा बना के उसको बरसों से पाल रहे हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट ओवर हियर? एनीथिंग दैट ब्रिंग्स पेन और प्लेजर टू यू, गो टू द सोर्स and find out if it is a fact or not. Most of the time it is not a fact. It is just a idea which you have built in your mind. All right? So this is what. जब ऐसा तुम करोगे और जब तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा, तो तुम उसके साथ तुम्हारा जो लगाव है, उस दर्द के साथ तुम्हारा जो लगाव है, उसको तुम छोड़ दोगे। अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, वो ईगो का मैनिपुलेशन, ईगो का अटैचमेंट गायब हो जाएगा। Krishna elaborates this process of educating the sensual, the verbal, and the psychological structures into a new mode of operation, a new dynamics of behavior, so that every movement of the physical, the verbal, and the psychological becomes an offering purified through restraint. मन, शरीर, वागणुक यानी बिहेवियर, हाँ, हमारा वर्तन, हमारा बर्ताव जो हम करते हैं, वो ये सब में शुद्धि लानी होगी। हमारी वाचा, शरीर में शुद्धि, मन की शुद्धि, वाचा की शुद्धि, बिहेवियर की शुद्धि, ये सारी शुद्धि जो जब हम लाएंगे, इसको शुद्ध जैसे हम करते जाएंगे, अपने आप प्रत्याहार होते जाएगा, हाँ, रिस्ट्रेंट होते जाएगा, वैराग्य आते जाएगा, हाँ, ये वैराग्य आते जाएगा। तो ये वैराग्य की यहाँ पे बात हो रही है। एन ऑफरिंग टू द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, टू नेचर अराउंड यू, एन ऑफरिंग टू ब्रह्मन। उसके बाद आप जो भी सोचोगे, जो भी बोलोगे, जो भी करोगे, जो भी महसूस करोगे, जो भी एक्शन करोगे, सब कुछ उस आत्मा परमात्मा को एक प्रसाद की तरह चढ़ाने की तरह करोगे, यानी you will be at the best of your behavior. Why? Because that behavior is an expression, a giving back to the cosmic intelligence. So you will not give some nonsense to the cosmos, right? To the universe. You will not give nonsense. You will give only the best, right? So that is an offering to the Brahman. Briefly, we have talked about the secret of yajna, of sacrifice, of oblation, and the necessity to take help of the shastras. तो अब हमने शॉर्ट में ये समझ लिया है यज्ञ का महत्व क्या है, और यज्ञ करने के लिए हमने किन किन शास्त्रों का आधार लेना होगा। मैं याद दिला दूं, किस शास्त्रों की बात कर रहे हैं? आयुर्वेद शास्त्र, योग शास्त्र, हठ योग शास्त्र, हाँ, ये शास्त्रों की हमारी बातें हो रही है। People are mistaken if they think that the occurrence of the activation of supreme intelligence can take place without educating and equipping the psychophysical structures. Jnana यानी knowledge and understanding, and karma यानी action have to go together. तो
अगर हमें यत्न करना है तो सिर्फ ज्ञान से, ज्ञान यानी क्या, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, या सिर्फ कर्म से यानी क्या, सिर्फ क्रिया नहीं, 100% कर्म, तो सिर्फ इससे ज्ञान और कर्म से कुछ हासिल नहीं होगा। सारे इंद्रियों की शुद्धि करनी होगी, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, शरीर, वाचा, इन सब की शुद्धि करनी होगी। ज्ञान और कर्म को एक साथ लाना होगा, उसके बगैर हमें मुक्ति नहीं, अटैचमेंट से मुक्ति नहीं, अविद्या अज्ञान से मुक्ति नहीं। अगर हम अविद्या अज्ञान से छूटना चाहते हैं, अगर हम मुक्त, वी वांट टू बी अ लिबरेटेड सोल, फ्रीडम फ्रॉम ऑल bondages, freedom from pain and suffering, if we want to become that, then we will have to do jnana and karma together. सिर्फ ज्ञान योग नहीं, सिर्फ कर्म योग नहीं, दोनों को एक साथ करना होगा। आई थिंक इस पॉइंट पे हम लोग रुकते हैं। ऑलराइट, आई बात समझ में? आज जो हमने हर चीज का महत्व बताया, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, वाचा शुद्धि, काया शुद्धि, हर शुद्धि का, यस उज्ज्वला बोलिए। हठयोग म्हणजे काय, मला ते नाही माहिती. हठ योग म्हणजे आसन प्राणायाम, अच्छा, ओके. आसन प्राणायाम, शुद्धी क्रिया, मुद्रांचा अभ्यास, जनरली ओके, जे ओके. योगा क्लास मध्ये शिकवलं जातं ना, हा हा ते हा हठ हा. योग आहे। अच्छा, थैंक यू. एंड जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये अब मैंने उज्ज्वला जी को बहुत ऊपर का, मतलब सुपरफिशियल जो क्लास में जनरली किया जाता है, ये मतलब दिया, लेकिन हम सब जानते हैं ह यानी ठ, ह और ठ यानी सूर्य और चंद्र, यानी हमारे शरीर के अंदर की मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, यानी हमारे नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये ह ठ का योग, इनका कंप्लीट बैलेंसिंग, हठ योगा के जो भी अंग है, आसन है, शुद्धि क्रिया है, प्राणायाम है, मुद्रा है, नादानुसंधान है, ये जो भी है अलग अलग, वो सब करने से ह और ठ का योग होता है। सूर्य और चंद्र हमारे शरीर के सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का बैलेंसिंग होता है। यस विजया, थैंक यू। क्लियर? या, ऑलराइट, shall we stop here? हो, Okay, thank you so much. I will see you Thank- tomorrow. थँक यू. Welcome.